नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 894 सवाल लगे हैं। सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। इससे पहले अधिसूचना जारी होने से पहले बीजेपी ने सत्र को बड़ा करने की मांग भी की थी। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पूरे हंगामे के आसार हैं। आज से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 27 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में 894 सवाल भी लगे हैं और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में 894 सवाल भी लगे हैं। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार भी जताए जा रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पहले विपक्ष ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे और कहा था इसे और लंबा करने के लिए, सत्र को और लंबा करने के लिए, चूंकि वो हो नहीं पाया। अब जो है ये मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 894 सवाल इसमें लगे हैं। पूरे हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्ताईस जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। कई सारे सवाल जवाब होंगे, कई मुद्दों पर डिस्कशन होगा और ये सत्र हंगामेदार रहेगा। इसके पूरे आसार हैं। कई सारे सवाल हैं। 894 सवाल बताए जा रहे हैं इस सत्र के दौरान हैं और उसी बीच हंगामा भी हो सकता है। 27 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। तो आज से मानसून सत्र, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 27 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है विपक्ष को जवाब देने के लिए। ये सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल ऋतु, क्योंकि आज से ही मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी तैयारी है इस सत्र को लेकर के। विधायक दल की बैठकें दोनों ही दलों की हो चुकी है और ऐसे में विपक्ष की कोशिश रहेगी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष को घेरा जाए। खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के एक तरह से ये तैयारी है कि सत्ता पक्ष के मंत्री को घेरा जाए और साथ ही साथ 894 सवाल इस बार लगे हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम मंत्रियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा विपक्ष की तैयारी है कि स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाए और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव का माकूल जवाब देने को लेकर के भी दिशा निर्देश जो हैं वो विधायक दल की बैठक में दे दिए गए हैं। ऐसे में इस बार का जो मानसून सत्र है वो भले ही 27 तारीख तक चलेगा, 6 बैठकें होंगी, लेकिन बावजूद इसके सत्र छोटा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो देखी जा सकती है। कई ऐसे मसले हैं, खाद का मामला है, इसके अलावा अभी सिंचाई का मामला है, किसानों से जुड़े जो मसले रहेंगे वो विधानसभा में छाए रहेंगे।
रहेंगे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की, जैसे मैंने पहले बात करी कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो राजधानी रायपुर में बढ़ रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी कई रेप की घटनाएं सामने आई हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष की तैयारी रहेगी, सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और आज से ये सत्र शुरू हो रहा है। आज जो शुरुआत होगी उसमें दिवंगत जो सदस्य हैं सदन के, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो कई सारे जो प्रतिवेदन हैं वो पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज से जो आगाज हो रहा है मानसून सत्र का, हंगामेदार होने के आसार हैं। और जो क्योंकि सत्र का पहला ही दिन आज है, तो आज भी जो हंगामा है वो हो सकता है। जी देवव्रत, भाजपा की ओर से धर्मलाल कौशिक जी ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। जो वादे किए गए थे, चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, तमाम किसानों की समस्याएं हो, उनको पूरा नहीं कर पाई है। वादा खिलाफी के आरोप वो लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक तरह से घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जन घोषणा पत्र, चुनाव से ठीक पहले, और अब लगभग 4 साल होने को है, पौने 4 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए हैं। और इस दौरान कौन कौन से वादे पूरे किए गए, कौन से नहीं किए गए, कौन से बाकी हैं, इन सारे वादों की जो फहरिस्त है वो बीजेपी ने रखी है और तमाम वादों पर एक तरह से बारीकी से नजर रखी गई है। और इस बार जो सत्र के दौरान इन तमाम वायदों के बारे में जो है वो मंत्रियों से पूछा जाएगा। और एक तरह से ये कोशिश रहेगी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाए और मजबूती से जो है सत्ता पक्ष को घेरा जाए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है कि विपक्ष को जो है माकूल जवाब दिया जाए। तो आज से जब सत्र शुरू हो रहा है तो ये देखना होगा कि सदन के भीतर की गर्माहट कैसे रहती है, क्योंकि बाहर का मौसम तो जो है मिजाज एक तरह से बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, लेकिन भीतर का जो मिजाज है देवव्रत, इस बार माने हम जितने भी सत्र अभी तक विधानसभा सत्र देखते हुए आए हैं, हमेशा विपक्ष वॉकआउट कर देता है और कहता है कि सत्ता पक्ष हमारी नहीं सुन रहा। इतनी नोकझोंक और इतना खींचतान के बाद इस बार माने हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि नहीं, इस बार बैठ के बात भी सुनी जाएगी और जवाब भी दिया जाएगा? जी, क्योंकि कोई भी सत्र बुलाया जाता है ऋतु, ये जनता के लिए होता है, जनता के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि चर्चा करते हैं। और इस दौरान केवल और केवल जब हंगामा हो तब कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। और अगर सार्थक चर्चा चाहिए तो पक्ष और विपक्ष को एक साथ कई मुद्दों को लेकर के चर्चा करनी होगी। लेकिन कई दफे ये देखा जाता है कि जो सत्र होते हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। तब ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस सत्र में सार्थक चर्चा हो। हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया है। ये मुद्दा भी एक तरह से सदन में गूंजेगा और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष पर हावी हुआ जाए। तो कुल मिलाकर के कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं उसको विपक्ष ने एक तरह से लिस्ट बना करके रख ली है कि किस दिन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं। इसके अलावा कर्मचारियों में भी असंतोष दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष की यह कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष पर हावी हुआ जाए, सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक तरह से पूरी तैयारी कर ली गई है और आज से सत्र शुरू हो रहा है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से सदन में गर्माहट दिखाई देती है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब तक के बयानबाजियां चलती रही हैं और अब सदन के भीतर इसकी आवाज सुनाई देगी और साथ ही साथ कई मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। ठीक देवव्रत, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। तेलीबांधा में मुख्य पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। राइजिंग पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। 8 टंकियों को आज नहीं मिलेगा पानी। करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित होगी इससे। अवंती, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, जौरा, कचना, आमा सिवनी कृषि मंडी में सुबह पानी सप्लाई नहीं होगा। तो देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा, कई सारे इलाके प्रभावित होंगे। राइजिंग पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। केबल की खुदाई के दौरान इस तरह से हुआ है और पानी करीब लाखों लीटर जो पानी है वो कल रात बर्बाद हुआ है। और ऐसी स्थिति में लगभग जो 8 पानी टंकियां हैं इस इलाके की वो प्रभावित होने वाली है। 3 लाख की आबादी को आज सुबह पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर टैंकरों की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन 3 लाख की आबादी तक के पानी पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है। नगर निगम के पास तकरीबन
तकरीबन 40 टैंकर हैं और केवल 40 टैंकर सभी इलाकों में पहुंच जाए और सभी की व्यवस्थाएं पूरी हो जाए तो ये नहीं हो सकता। और आज सुबह का जो वक्त होता है वो सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को पानी की होती है। इस दौरान जो है लोगों को स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है पानी की वो सुबह के समय ही होती है। और आज सुबह ही जो है पाइपलाइन बंद रहेगी। हालांकि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सुधारने का काम जो है वो भी आज से शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आज जो सुबह की व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। हालांकि नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि आज शाम तक के जो है व्यवस्था बहाल हो जाएगी, आज शाम लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन 3 लाख की आबादी को जब एक समय पानी न मिले तो आज दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना ही होगा। टैंकर की व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह की आबादी है और जितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि तेलीबांधा का एरिया है, मोआ है, सड्डू है, खमतराई का इलाका है, शंकर नगर का इलाका है, तो ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां बड़ी आबादी होती है। तब ऐसी इतनी बड़ी आबादी के लिए जो टैंकर है वो नाकाफी है। और ऐसे में आज सुबह का जो वक्त है उसमें हर जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी से जूझना होगा और पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शायद खुद ही करनी पड़े। जी ठीक, देवव्रत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना के 595 नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में। रायपुर में सबसे ज्यादा 96 मरीज मिले हैं। दुर्ग और राजनांदगांव में 68 मरीज मिले हैं। कबीरधाम 16, गोरेला और सरगुजा में 15 मरीज मिले हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है। लॉ एसेक खदान में कोरोना विस्फोट हुआ है। माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने की खबर से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। और नारायणपुर निको जायसवाल माइंस का ये मामला आपको पूरा बता रहे हैं, जहां पर कई सारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है। शिवनाथ नदी में कार गिरने का यह पूरा मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। एनडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल सकी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तलाश लगातार कर रही है। कार की तलाश में मैग्नेट का भी इस्तेमाल किया गया। आज नदी में जाल बिछाकर कार की तलाश की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार गिरने का। शिवनाथ नदी में कार गिरने का यह पूरा मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज जो तीसरा दिन है, लगातार कोशिश की जा रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा, पर अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रायपुर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के नौजवानों की जिंदगी झुलसाने का प्रयास कर रही है। देश मुश्किल परिस्थितियों में है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केंद्र सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल मंत्री शिव डहरिया ने प्रदेश में अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण की मांग की, साथ ही अनुसूचित जाति का अलग से विभाग बनाने की भी मांग की है। तो वहीं उन्होंने बजट का 12% खर्च अनुसूचित जाति के विकास पर करने की मांग की। इसी के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण की भी मांग की गई है। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने इसका आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हर उस पन्ने के अंदर समाज के हर वर्ग, इस देश के हर वर्ग के लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है कि कांग्रेस पार्टी को संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से आज निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, ये सारी जो हम लोगों ने पीएसयूज बनाए थे, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कम दामों के अंदर अपने उन जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके मित्र हैं, उन लोगों को बेचने का काम कर रही है। तो आने वाला जो भविष्य है हमारी जनरेशन्स का,
वो पूरी तरीके से अंधकार में है। किया था कि 13% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट से स्टे हो गया था, तो कोर्ट से स्टे वैकेट कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम जल्दी वैकेट कराएंगे और अगर नहीं होता तो हम अलग से विधानसभा में बिल पारित करके उनको अनुसूचित जाति के जो 13% सेंसस के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा, हमारा अनुसूचित जाति का विभाग अभी पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और आदिवासी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालय में शामिल है। तो समाज के लोगों की मांग थी कि अनुसूचित जाति विभाग को अन्य विभागों से अलग पृथक विभाग बना दिया जाए, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की जो बातें हैं वो विभाग उसको देख सके। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनके उस संबंध में भी कहा है कि उसमें जल्दी निर्णय लेंगे। अन्य राज्यों में जिस तरह की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति का विभाग अलग होता है, उसी तरह यहाँ भी करने की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीपीआई माओवादियों से जुड़े मामले में छापेमारी की गई है। सीपीआई माओवादी से जुड़े लोकेशन पर छापा मारा गया। छत्तीसगढ़ में लोकेशन पर एनआईए ने छापा मारा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लोकेशन पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान तो रखता ही है, लेकिन इसी के साथ ही बस्तर के व्यंजन भी कम अनूठे नहीं हैं। वैसे अब तक आपने कई तरह की चटनी का स्वाद लिया होगा, लेकिन अगर बस्तर की अनोखी चापड़ा चटनी नहीं खाई तो क्या खाया? तो आइए जानते हैं कैसे बनती है ये खास चटनी। प्याज लहसुन चटनी है अमचूर की। लेकिन रुकिए, ये चटनी ना अमचूर की है, न लाल मिर्च की, न धनिये की है, न इमली की। दरअसल चटाखेदार ये चटनी है बस्तर की खास चापड़ा चटनी, जिसे यहां पहुंचने वाले पर्यटक एक बार चखते जरूर हैं। अब आपको बताते हैं कि ये चटनी बनती कैसे है। दरअसल ये चटनी एक चींटी से बनती है, जिसे चापड़ा चींटी के नाम से बस्तर के लोग पहचानते हैं। और आलम यह है कि बस्तर के हाट बाजारों में लाल चापड़ा चींटी की बाकायदा बिक्री की जाती है। अच्छा, चापड़ा चटनी इसीलिए फेमस है क्योंकि चापड़ा एक चींटी का जो प्रजाति है, लाल है ना, पूरे लाल रंग का जो चींटी होता है, और वो अक्सर पेड़ों में ही, और खासकर आम के पेड़ में है, और दूसरा जैसे जामुन का पेड़ है ना, और दूसरे और भी कोई चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, वहाँ अक्सर ये अपना गुड़ा बनाते हैं। गुड़ा मतलब उनका घर बनता है। अब जानिए कि चापड़ा चींटी आखिर होती कैसे है और कहां मिलती है। वैसे तो चटनी स्वाद के लिए, चटखारे के लिए खाई जाती है, लेकिन बस्तर की चापड़ा चटनी अपने स्वाद के साथ साथ बस्तर के लोगों के लिए इलाज का जरिया है। अब जरा रेसिपी जान लीजिए। चापड़ा चींटी, नमक और मिर्च, बस यही चाहिए इसे बनाने के लिए। तीनों को पीसा और तैयार हो गई चटनी। और क्या बता रहे हैं इस चटनी के बारे में जानकार, आइए सुनते हैं। चिकित्सीय पद्धति जो है, चिकित्सीय पद्धति से पता नहीं इसे क्या लाभ है क्या हानि, ये नहीं मालूम, लेकिन मूल निवासियों में ऐसी मान्यता है कि इसके चबाने से या कटवाने से बीमारी जो नहीं आती है। दूसरी बात, इसकी जो चटनी बनती है, अंडे निकाल लेते हैं और चींटी को भी साथ में, उसके साथ में जैसे टेस्ट बढ़ाना है तो उसमें मिर्च नमक वगैरह डालते हैं ना, कई लोग अदरक भी डाल लेते हैं, तो इस हिसाब से उसकी चटनी भी बनती है। तो इस चींटी की चटनी को लोग इलाज के साधन के तौर पर भी खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई मेडिकल प्रूफ है नहीं। हमारी बॉडीज पे जब ये बाइट करते हैं अर्थात कि काटते हैं, तो शरीर पे हमारे जो है जलन और इचिंग, हल्की सी खुजली और जलन पैदा करते हैं, जिसका कारण है इनका फॉर्मिक एसिड। ऐसे तो मेडिकल साइंस में फॉर्मिक एसिड का यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, और स्टोरेज जब करते हैं अपन फूड का, उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फॉर्मिक एसिड का यूज़ होता है। बस्तर में इस रेड एंट को जो है चटनी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसको खाने से बुखार नहीं आते हैं, और ज़्यादातर जो दर्द हैं, हाथ पैर की दर्द, वो ख़त्म हो जाती है। मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है।
बस्तर के जंगल की लाल चींटी की बनी चापड़ा चटनी का स्वाद गांव से निकलकर बाहर के लोगों को भी अब ललचाने लगा है। गर्मी के दिनों में विशेष रूप से जैसे बाहर से हम विदेशियों को भी कई लोगों को खिलाए हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि हम भी चापड़ा चटनी का चख के देखें, सेवन करके देखें, इससे क्या होता है। तो ऐसे लोग भी चखे हैं स्थानीय भारत के, इसके अलावा विदेशी लोग भी चखे हैं और मैं खुद खाया हूँ। चापड़ा चटनी ऐसे तो खैर बहुत अच्छी डिश है और मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ बाहर से सैलानी आते हैं, बहुत काफ़ी आते हैं, खासकर जैसे दिल्ली से आते हैं और काफ़ी इधर बाहर से भी आते हैं। उन सबका ये कहना रहता है कि यार यहाँ पे चापड़ा चटनी हम बहुत सुने हैं। इस चटनी के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये भी कि मलेरिया जैसी बीमारी होने पर लोग इलाज के बजाय चापड़ा पर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। यहाँ कई लोग ये बोलते हैं कि चपोड़ा की चटनी को खाने से जो मलेरिया है वो नहीं होता है, बुखार है वो नहीं आते हैं। एक तो फॉर्मिक एसिड के कारण से ऐसा कुछ इफेक्ट तो नहीं दिखाई पड़ता, किंतु इस टेम्पररी रिलीफ ये कर सकता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जब ये डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए उनके बॉडी का जो फीवर है वो चला जाता हो, जिस कारण से लोग इसका यूज कर रहे हैं। विज्ञान का अपना अभिमत जरूर हो सकता है, लेकिन बस्तर के लोग सदियों से अपनी इसी पद्धति के साथ जी रहे हैं और चापड़ा चटनी का स्वाद ले रहे हैं। अगर आपको भी इस चटनी ने ललचाया है तो देर कैसी, चले आइए बस्तर। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।